आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बेरोजगारों का जो त्योहार खत्म हुआ, आईपीएल कल समाप्त हो गया। तो वो एक बेरोजगारों का त्योहार था जो समाप्त हुआ कल। तो ये उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चन उससे पूछेगा आईपीएल से संबंधित, उसके बारे में सीखते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछला 2008 से 2022 तक जो भी संस्करण हुए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो आईपीएल अभी 2022 में समाप्त हुआ उसके भी बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इस क्लास से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में आपको उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि इससे आईपीएल से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो वो एक क्वेश्चन कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, इसी क्लास से मिल जाएंगे, एक ही क्लास से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं 2022 जो अभी अभी बेरोजगारों का त्योहार समाप्त हुआ, आईपीएल 2022 के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पेपर में क्या पूछता है कि ये कौन सा संस्करण था, मतलब आईपीएल इस बार कौन से नंबर का था, उसका संस्करण क्या था। तो अभी तक कितने हो गए थे, अभी तक 14 आईपीएल हमारे समाप्त हो चुके थे। इस बार कौन सा संस्करण था, तो इस बार संस्करण था 15वां। तो आईपीएल का 15वां संस्करण इस बार स्टार्ट हुआ था। कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण इस बार स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं शुरुआत कब से हुई थी आईपीएल की, 2008 से हुई थी। कब से शुरुआत, 2008 से हुई थी, और 8 से अब तक हर साल आईपीएल होते आ रहा है, और इस बार 15वां संस्करण था आईपीएल का। तो देखते हैं तो आईपीएल कौन सा संस्करण था, 15वां। अब देखिए इसका स्पॉन्सर होता है, टाइटल स्पॉन्सर होता है, कौन सी कंपनी कराएगी आईपीएल, प्रायोजक कंपनियां होती हैं। तो देखिए प्रायोजक कंपनी इस बार किसके हाथ में थी, तो टाटा के हाथ में थी। किसके हाथ में थी, टाटा के हाथ में थी ये प्रायोजक कंपनी। टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो इस बार का था टाटा। अब आ जाते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इंडियन आईपीएल का फुल फॉर्म। अब आ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 2022 का किताब किसने जीता, जो इस बार का फाइनल हुआ वो किसने जीता, तो वो जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता है, गुजरात टाइटंस। इस बार नई टीम बनकर आई थी, दो टीम नहीं बनी, लखनऊ और गुजरात। दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लखनऊ ने सेमीफाइनल खेला और गुजरात ने फाइनल खेलकर फाइनल को जीत लिया है। तो देखिए एक तो पूछता है विजेता, एक पूछता उप विजेता। तो फाइनल किनके बीच में हुआ, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के। दो टीमें आपस में लड़ी, जिसमें जीता किसने, गुजरात टाइटंस ने किताब को जीत लिया, मतलब फाइनल मैच को जीत लिया। और उप विजेता कौन रही, तो उप विजेता टीम बनी राजस्थान रॉयल, जिसे हम कहते हैं आरआर। तो राजस्थान रॉयल ने उप विजेता टीम बना, और विजेता कौन सी टीम बनी, गुजरात टाइटंस बनी। अब देखिए गुजरात टाइटंस जीतने के बाद इसको रकम कितनी मिली, इसको मिली है 20 करोड़। कितनी मिली, 20 करोड़, और उप विजेता को 12.50 करोड़। तो विजेता की आपकी पूछता है, हो सकता है पूछ ले कितने करोड़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल किसके बीच में हुआ, उप विजेता टीम कौन से बनी, क्योंकि इस समय पेपर में उप विजेता टीम को ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उप विजेता टीम आपके लिए कौन सी है, तो उप विजेता टीम आपके लिए है राजस्थान रॉयल, और विजेता टीम कौन सी है, गुजरात टाइटंस। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ऐसा नहीं करना आपको कि एक नाम आपको याद कर लेना है कि कौन सी टीम जीती है। अगर ये आप याद करके चलोगे, अगर कहीं पेपर में उप विजेता पूछ लिया तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो इसलिए उप विजेता टीम कौन सी है, राजस्थान रॉयल। अब आ जाते हैं, देखते हैं तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये फाइनल मैच हुआ कहां, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो ये विश्व का अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फाइनल मैच हुआ कहां, किस मैदान पर हुआ, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व में। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम पर हुआ था, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे छपा हुआ मिलेगा। 100% मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ यही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि फाइनल का मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। अब आ जाते हैं, देखते हैं
अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनेगा, देखिए आईपीएल में इस बार कुल टीम कितनी थी, तो 10 टीम बनी, 2 नई टीम, एक लखनऊ और एक गुजरात बनी। 2 नई टीम, इससे पहले जितने भी 14 संस्करण हुए उसमें कितनी टीमें थी, तो उसमें 8 टीमें थी, लेकिन इस बार के आईपीएल में 2 नई टीमें बनी, एक लखनऊ बनी और एक गुजरात बनी। तो इन 2 नई टीमों में जो 2 नई टीमें बनी तो 8 से संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इस बार के 2022 के आईपीएल में कितनी कुल टीमें थी, तो 10 टीमें थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2022 में कितनी टीमें खेल रही थी, तो 10 टीमें थी, और जो अभी तक 14 संस्करण था उसमें 8 टीमें ही थी। तो आप लोगों के वो माइंड में सेव हो गया होगा कि आईपीएल में 8 ही टीमें थी, क्योंकि 14 संस्करण लगातार होते आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीजें याद करनी है कि इस बार आईपीएल में 10 टीमें थी। उसके बाद में 2 नई टीमें कौन सी थी, तो एक लखनऊ हुआ, एक गुजरात हुआ। तो ये 2 नई टीमें, जिसमें गुजरात ने फाइनल को जीता है, गुजरात टाइटंस ने फाइनल को जीत लिया है। अब देखिए आईपीएल 2022 का ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप हम लोग किसको देते हैं, ये आप लोग बताइएगा दोस्तों कि ऑरेंज कैप किस को दिया जाता है। ऑरेंज कैप का मतलब होता है जो खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाता है। क्या बनाता है, जो बंदा सर्वाधिक रन बनाता है उसी रसगुल्ले को दिया जाता है ऑरेंज कैप। तो इसमें कौन से थे, जॉस बटलर। ऑरेंज कैप आईपीएल 2022 के जो से ऑरेंज कैप दिया गया उसका नाम क्या था, जॉस बटलर, जिन्होंने लगातार रन बनाया और इस आईपीएल में 4 शतक भी लगाए। 17 मैचों में इन्होंने 4 शतक जड़े थे, तो इसलिए सर्वाधिक रन बनाने वालों में ये थे जॉस बटलर। तो सर्वाधिक रन बनाने के लिए क्या दिया जाता है, ऑरेंज कैप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ये किसको मिला, जॉस बटलर को मिला। आरआर के थे, आरआर के मतलब कौन से थे, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। अब देखते हैं अगला क्या है, आईपीएल 2022 का पर्पल कैप। अब देखिए पर्पल कैप क्या होता है, पर्पल कैप का मतलब होता है कि जो खिलाड़ी सर्वाधिक विकेट ले, जो खिलाड़ी सर्वाधिक विकेट लेता है उससे दिया जाता है पर्पल कैप। एक टोपी होती है पर्पल कलर की, उसको दिया जाता है पर्पल कैप, जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो पर्पल कैप का मतलब है जिसने सर्वाधिक विकेट लिया उसको ये चीजें दी जाएगी। तो ये कौन से थे, तो ये थे युजवेंद्र चहल। कौन थे, चहल थे, जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया। और ये किससे खेल रहे थे, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, आरआर के लिए खेल रहे थे। तो देखिए आरआर के दोनों जो टीमें राजस्थान ने विजेता बनी फाइनल के, उन्हीं के दोनों खिलाड़ियों ने, जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल ने, एक ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप के विजेता बने थे। अब देखिए अगला क्या पूछता है, अगला पूछता है आईपीएल 2022, आईपीएल 2022 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक सबसे कम बॉलों में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के, हर मैच प्रतिदर पर मैच स्ट्राइक रेट होता है ना, जैसे आप क्या करते हैं कि 4 बॉलों में 20 रन बनाते हैं, ऐसे हर एक मैच में आपका स्कोर बनता जाता है। किसी में 10 बॉलों में 20 रन, किसी में 15 बॉलों में 30 रन, कहीं 20 बॉलों में 40 रन। ऐसे जब आप रन बनाते हैं तेज गति से तो आपका एक स्ट्राइक रेट बनता जाता है। तो पूरा सीजन मिलाकर आपको देखा जाता है कि किसका स्ट्राइक रेट सर्वाधिक रहा। तो इस समय जो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे थे वो कौन थे, दिनेश कार्तिक थे। दिनेश कार्तिक बेंगलोर के खिलाड़ी थे और इस बार सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बने हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं आईपीएल 2022 का सबसे महंगा रसगुल्ला, सबसे महंगा खिलाड़ी कह लीजिए, रसगुल्ला नहीं। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, ईशान किशन है। कौन है, ईशान किशन, जो एमआई के लिए खेल रहे थे इस वर्ष। तो ये सबसे महंगे विकेट थे ईशान किशन इस आईपीएल 2022 में। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। जीता कौन, गुजरात टाइटंस, तो विजेता राजस्थान रॉयल, ऑरेंज कैप जॉस बटलर, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल। संस्करण कौन सा था, 15वां संस्करण, टाइटल स्पॉन्सर टाटा, और सुपर स्ट्राइकर दिनेश कार्तिक, और सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन। इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है, अमेजिंग प्लेयर, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, उमरान मलिक। कौन है, उमरान मलिक, इसमें इस बार के जो है अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे। अब आज आपको कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ ओवरऑल, जो आप पीछे की चीजें आपको रिवाइज हो जाएगी। तो इस 2000 आईपीएल में जो अमेजिंग प्लेयर था, मतलब सबसे नौयुवा खिलाड़ी कह लीजिए, या कह लीजिए जो अभी अभी आईपीएल में सबसे अच्छा किया है, जो अभी इंडियन कैप है, जिसने भी इंडिया नहीं खेला है, तो उसमें एक नाम आता है उमरान मलिक, जिसने इस बार का अमेजिंग प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया है, सीजन जीता है। तो अब आ जाते हैं इसके पुराने क्वेश्चन कौन कौन से आईपीएल में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था आईपीएल।
जब आईपीएल शुरुआत हुआ था 2008 में, तब कौन सी टीम जीती थी? पहली बार जब शुरुआत हुआ 2008 में, तब जीती थी राजस्थान रॉयल्स, उस समय जीती थी मैच। और उप विजेता कौन थे? तो चेन्नई। लेकिन चेन्नई को नहीं पूछेगा उप विजेता, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। लेकिन विजेता पूछ सकता है 2008 का, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो किसने जीता था? आरआर राजस्थान रॉयल्स ने। अब देखिए, सर्वाधिक बार पूछ सकता है आईपीएल किसने जीता। 15 संस्करण में सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो 5 बार जीत चुके एमआई। एमआई का मतलब होता है बम्बई इंडियंस। कौन सी टीम है? बम्बई इंडियंस, जिसने सर्वाधिक बार जीता है आईपीएल। तो ये भी हो सकता है कि 5 बार किसने जीता है? एमआई ने। उसके बाद में इसके जस्ट बाद आता है चेन्नई सुपर किंग, जिसने 4 बार जीता है। क्या जीता है? 4 बार जीता है आईपीएल का। कब कब जीता? 2010 जीता, 2011 जीता, 2021 जीता और 2018 जीता। तो 21, 18, 2010 और 11, 4 बार इसने जीता। बंबई कब कब जीता? तो 13 में जीता, 15 में जीता, 17 में जीता, 19 में जीता और 20 में जीता। तो ये 5 बार की चैंपियन कौन सी बनी? एमआई बनी। हैदराबाद ने 1 बार जीता 2016 में, 2009 में डेक्कन चार्जर ने जीता 1 बार और कोलकाता ने 2 बार जीता 2012 और 2014 में। तो ये 15 संस्करण लगातार मैंने आपको सारे बता दिए। 5 एमआई जीता, 4 सीएसके जीता, 9 हो गए। 1 बार हैदराबाद जीता, 10 हो गए। 1 बार राजस्थान जीता, 11 हो गए। कोलकाता 2 बार जीता तो 11 2 13 हो गया और 1 बार हैदराबाद जीता, 14 हो गया। और इस बार जीता गुजरात टाइटंस, तो 15 हो गए। तो ये सारे संस्करण मैंने आपको बता दिया, 15 के 15 किसने जीते, कब जीते, किस सन में जीते। तो ये सारी जानकारी आपके लिए मिल जाती है। लेकिन ये आपको फ्रेम याद रखना है 2022 का। इससे क्वेश्चन पूछेगा ये किस स्टेडियम में खेला गया? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो नई टीमें कौन सी बनी? तो लखनऊ और गुजरात बनी। जीता किसने? तो गुजरात टाइटंस ने जीता। उप विजेता राजस्थान। पर्पल कैप किसके पास में गया? तो पर्पल कैप गया इंदर चहल के पास में। ऑरेंज कैप किसके पास में गया? जॉस बटलर के साथ में गया। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उमरान मलिक। सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन। प्लेयर ऑफ द सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक। और प्रायोजक या टाइटल स्पॉन्सर टाटा। और आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का संस्करण 15वां। तो ये रही आपकी आईपीएल की सारी जानकारी दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आपको स्टार्टिंग से 2008 से लेकर 2022 तक सारे आईपीएल के विनर मैंने आपको बता दिए हैं सन वाइज। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप चाहो तो लिख लो। 2008 में किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स। 9 में जीता डेक्कन चार्जर्स, 10 में चेन्नई, 11 में चेन्नई, 12 में कोलकाता, 13 में मुंबई, 14 में फिर कोलकाता, 15 में फिर मुंबई, 16 में हैदराबाद, 17 में बंबई ने जीता, 18 में चेन्नई ने जीता, 19 में बंबई, 20 में बंबई, 21 में चेन्नई और 22 में गुजरात टाइटंस। तो ये रही आपके सारे संस्करण के मैंने 15 के 15 नाम आपको बता दिए। ओरल सारी चीजें आपको भी याद हो जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएंगे 5 से 10 मिनट की क्लास में। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं यही कहूंगा जो भी बच्चे जुड़ते जाएं वो चैनल को लाइक करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल इन वन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही डेली आपको एक मैसेज के थ्रू पर ये हमारी वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल पर जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, अगले टॉपिक और एक नई ऊर्जा के साथ में आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार करिएगा। जय हिंद दोस्तों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए देखते हैं 1 से 50 तक के अनुच्छेद के बारे में। जो आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में मैं आपको 1 से 50 तक के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिएगा 1 से 50 तक के अनुच्छेद पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। उससे ऊपर कुछ अनुच्छेद है वो आपको मैं अगली क्लास में करा दूंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 1 से 50 तक के जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए करा देता हूं। देखिएगा शानदार क्वेश्चन है, शानदार अनुच्छेद है ये आपके लिए। तो आइए देखते हैं बच्चों 1 से 50 तक के जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में। तो देखिए पहला क्या है, 1 से और 4 तक, 1 से और 4 तक के बीच में किस चीजों का
किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें वर्णन हुई है, तो ये 1 से लेकर 4 तक के जो विस्तार है उसमें संघ और राज्य के बारे में चर्चाएं हैं। तो इसलिए 1 से 4 तक क्या है, राज्य और संघ और राज्य है। अब आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा अनुच्छेद, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई। किसकी बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। 5 से 11 में जितने भी चीजें रखी गई सब नागरिकता पर आधारित रखी गई है। उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों, देखते हैं अनुच्छेद 14। इस पर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद विधि के शासन या विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। ये आपको 100% पेपर में मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, अनुच्छेद 14 को। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता और छुआछूत। जो छुआछूत की भावना है ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके। अस्पृश्यता की अंत कब किया गया या छुआछूत का अंत कब किया गया, ये किसके तहत है, अनुच्छेद 17 के तहत रखा गया है। अब आ जाते हैं, देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद में क्या है, उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 18 में रखा गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 19 को। क्या है, अनुच्छेद 19 है जिसमें कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस पर भी लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 बार बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में 19 में रखा गया है। किसमें, अनुच्छेद 19 में। और 21 में क्या क्या रखा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये भी आपके लिए पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस, कि अनुच्छेद 21 में क्या रखा गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रखा गया है अनुच्छेद 21 में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 21। तो 14, 19 और 21 ये तीन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी इस अनुच्छेद में। अब आ जाते हैं, देखते हैं क्या है 21। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार है, जो बार बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार 46वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A में रखा गया है शिक्षा का अधिकार। तो ये भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं 25 से लेकर 28 तक। कितनी, 25 से लेकर 28 तक व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से कितनी, 28 तक है जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, वो हम अपने धर्म की प्रचार प्रसार इस समय 25 से 28 में ये चीजें रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है। क्या संवैधानिक उपचार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने क्या कहा था, शिक्षा वह शरीर का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, आत्मा का, अपने अंतर्यात्मा को माना है कि संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32। अपनी आत्मा को मानते हुए उन्होंने ये कहा है कि अनुच्छेद 32 यह संविधान की क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। और क्या रखा गया है, संवैधानिक उपचारों को रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 39 ये निःशुल्क विधि सहायता इसमें रखी गई है, अनुच्छेद 39 ये में। उसके बाद में देखिए इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 इस लाइन से आपके लिए 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 40। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेट के पेपर में। अनुच्छेद 40 पेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत को रखा गया है। जो बच्चे पेट का पेपर दे चुके रहेगा, सेकंड शिफ्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत को रखा गया है। यही क्वेश्चन वहां पेट में पूछा गया था। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 44। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समान सिविल संहिता। क्या है, समान सिविल संहिता आपके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 48 गौ हत्या। क्या है, गौ हत्या को रखा गया है अनुच्छेद 48 में। और
अनुच्छेद 48 ए में क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस समय पूछा जा रहा है पेपरों में। तो अनुच्छेद 48 ए में क्या है, पर्यावरण संरक्षण को रखा गया है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 50 में है क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो किसमें है, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 51 विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय शांति, विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय शांति, ये किसमें है, अनुच्छेद 51 में है दोस्तों। किसमें है, अनुच्छेद 51 में। और मौलिक कर्तव्य भी किसमें है, 51 ए में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य किसमें है, अनुच्छेद 51 ये में है। तो आप लोगों को दोस्तों याद क्या करना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उसको याद करना है, अनुच्छेद 14 विधि के समान समता, ये आपको तो 100% यानी होनी चाहिए। छुआछूत अस्पृश्यता या छुआछूत, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 17। उसके बाद में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, ये आपको 100% याद होना चाहिए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपको याद होना चाहिए 100%। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, ये भी आपको 110% याद होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें है। अनुच्छेद 40 याद होना चाहिए, अनुच्छेद 44 भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण जो है वो किसमें है, 48 ये में है, वो भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 51 ए है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको ये चीजें करा दी है। तो सारे क्वेश्चन आपके जहाँ 50 में जो भी इंपॉर्टेंट लगे हमें वो मैं आपके लिए लेकर आया। जो कई सारे क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट इसमें लगाया, वो बार बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको बार बार आपको इंपॉर्टेंट करके लगा दिया, जिससे आपको इसमें से भी अगर इंपॉर्टेंट याद करना हो, अगर इस अनुच्छेद में जितना मैंने लिखा है इसमें वैसे अगर भी आपको इंपॉर्टेंट ढूंढना है तो जितने इंपॉर्टेंट लिखे हुए उनको ढूंढिएगा, उनको याद कीजिएगा। तो ये रही आज की आपकी क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो वो कम टाइम में अगर आप अच्छी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि छोटे छोटे जो आपके टॉपिक कमजोर होते हैं वो आपको यहाँ से मजबूत हो जाएंगे। तो जो बच्चे नए जुड़ते रहे वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। फिर हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो ये देखते हैं आज संविधान के 22 भाग, ऐसे ट्रिक के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एक 22 भाग जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, हमेशा भूलते हैं, वो सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीजों को पढ़ते रहिएगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में, क्योंकि ये मजेदार टॉपिक है। 22 भाग एक ऐसा टॉपिक है जो हंसते खेलते हुए पढ़ा जाता है, क्योंकि याद हो जाए जिससे। तो आइए देखते हैं संविधान, हमारा जो देश है उसमें संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 में। अनुसूचियां कितनी है, 12, और भाग कितने हैं, 22, और भाषाएं कितनी हैं, 22। इतनी चीजें तो आपकी बेसिक जानकारी हो जाती है कि भाग 22, अनुसूचियां 12, अनुच्छेद 315 और भाषा 22। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके बेसिक हो जाते हैं। अब हम सीखते क्या है कि संविधान में जो ये भाग है 22 वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको याद करना है, किस ट्रिक के तहत आपको चीजें लिंक करके याद करनी है, उन सब सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों। देखिएगा एक शानदार टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक आपको यहाँ नजर आएगा पढ़ने में। तो ये देखते हैं कि संविधान के 22 भाग, इसमें अब देखते हैं पहला भाग क्या, पहला है राज्य और केंद्र। जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, किसमें क्या चीजें करनी है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, राज्य और केंद्र बनाएंगे, तब तो उसमें सारे काम को करेंगे। एक राज्य होगा, एक केंद्र होगा, अब उसमें हम काम को करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम क्या हो गया कि हमने एक राज्य बना लिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया यूट्यूब। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पहले भाग में क्या है, राज्य और केंद्र। कितने इस समय राज्य 22 में टोटल, तो टोटल है 28, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा टोटल कितने हैं, तो वो है 8। तो 28 और 8 का आंकड़ा हो गया हमारे राज्य और केंद्र में दोस्तों। अब देखते हैं,
अब हमारा राज्य और केंद्र बन गया। अब उसमें दूसरे भाग में क्या देखते हैं कि इसमें नागरिक कौन कौन आएंगे। पहला हमने बना लिया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए ना, अब उसमें नागरिक भी तो आएंगे, तभी तो काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसमें देखते हैं कि नागरिकता किसके पास है। तो दूसरे भाग में क्या आएगा कि नागरिकता, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अब नागरिकता, नागरिक जो है वो आएंगे रहने के लिए केंद्र और राज्य में है ना, तो दूसरे भाग में क्या हो गया, नागरिक को रखा गया है, मतलब नागरिकता को रखा गया है भाग 2 में। ऐसा देखिए कहानी के अनुमान। उसके बाद में देखिए अब नागरिक आगे, अब उसमें ये तो चेक किया जाएगा कि कोई फर्जी तो नहीं आया है, उसके मौलिक अधिकार को चेक किया जाएगा कि वो मौलिक अधिकार के थ्रू यहाँ है या फर्जी आया हुआ है। तो भाग 3 में क्या रखा जाएगा कि मौलिक अधिकार को रखा जाएगा। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार को रखा गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से गजब की हो जाती है, पूछता है पेपर में कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। हमने जो चीजें, कई चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से ग्रहण की है, दूसरे देशों को देखकर हमने ये चीजें अपने यहाँ लागू की है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, जो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। इसको आप 100% चीजें याद कर लेंगे। उसके बाद में अब हो गया मौलिक अधिकार। अब देखते हैं अगला क्या है, नीति के निर्देशक तत्व। अब आपको एक निर्देश दिया जाएगा कि आपको रहना कहाँ है, राज्य और केंद्र में। तो इसलिए भाग 4 में क्या रखा गया, भाग 4 में रखा गया है कि नीति के निर्देशक तत्व। अब आपको नीति निर्देशक दिया जाएगा कि आपको राज्य और केंद्र में रहना कहाँ है। तो ये किसमें है, तो ये भाग 4 में रखा गया है, नीति के निर्देशक तत्व। ये रखा गया है कहाँ, नीति के निर्देशक तत्व को रखा गया है आयरलैंड में। कहाँ रखा गया है, आयरलैंड में रखा गया। तो ये भाग 4 में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है नीति के निर्देशक तत्व। अब आप लोग एक चीज यहाँ देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है आयरलैंड, मतलब ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड। एकदम 100% छपने वाला क्वेश्चन है, नीति के निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। अब देखिए आ जाता है भाग 5 पर। यहाँ आपको एक चीज मिस हो रही होगी, आप लोग मिस कर रहे होंगे 4A। क्या है 4A, आप लोग मिस कर रहे होंगे भाग 4। आप लोग यहाँ एक चीज मिस कर रहे होंगे, भाग 4A, 4A मिस कर रहे होंगे क्योंकि इसमें है मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ये किसमें रखा गया है, तो ये रखा गया है भाग 4A में। ये क्वेश्चन आपको आया था, जो टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया था रूस से। कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया था दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया है, कि भाग 4A में रखा गया है। तो ऐसे चीजें आपको याद करनी है कि भाग 4A में कहां रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस से। ऐसे जब आप याद करोगे चीजें तो ढंग से याद हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया। ऐसे चीजों को मजेदार याद हो जाएगी। अब देखते हैं 5 पर आ जाते हैं। 5 में क्या है, तो 5 में क्या है, 5 में क्या है, 5 में रखा गया है संघ को। अब देखते हैं आगे 5 में क्या है, तो 5 में संघ को रखा गया है। और 6 में क्या रखा गया है, तो 6 में राज्य को रखा गया। क्या रखा गया, राज्य को रखा गया। तो ये संघ हो गया, ये राज्य हो गया। और एक अनोखा चीज, 5 और 6 तो आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें राज्य है, इसमें संघ है, इसमें राज्य है, लेकिन 7 अब आपको ऐसा कंफ्यूजन 7 करता है दोस्तों, जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने पे मजबूर कराता है भाग 7। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यूटी है वो हम लोग भाग 7 में कर देते हैं। जो हमारा ज्ञान होता है वो विवेक वहां काम नहीं करता है कि भाग 7 में जो चीजें रखी गई थी वो निरस्त कर दी गई थी, तो इसलिए भाग 7 खाली है। तो वो चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए कि भाग 7 में कुछ नहीं रखा गया है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश है उसको वो जस्ट उठाकर 7 पर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। वो यूटी कहाँ है, भाग 8 में है, तो वो वही रहेगा, 7 खाली रहेगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। अब देखते हैं आगे चलते हैं
8 में क्या है, तो 8 में यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। उसके बाद में देखिए भाग 9 में क्या है दोस्तों, तो भाग 9 में है पंचायती राज। अब पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत आया, तो यह 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। अब आ जाते हैं, देखते हैं भाग 9 ये जो इम्पोर्टेंट है, ये भी ये मैंने लिख दिया है जिससे आपको चीजें आसान हो जाए, एक साथ मिल जाए। तो भाग 9A में क्या रखा गया है, नगर निगम को रखा गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया है, तो ये 74वां संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। उसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं भाग 9B। अब देखिए पंचायती राज और नगर निगम ये दोनों आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं पेपरों में, तो इसलिए देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब क्या होता है कि इसमें विषय भी पूछ लेता है, जैसे अनुसूचिया में है ये 11 और 12 में रखा गया पंचायती राज और नगर पालिका, तो पूछता है इसमें विषय कितने, तो इसमें कितने विषय 29 और नगर पालिका में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ दोनों एक्स्ट्रा चीजें मिल गई आपके लिए। अब आ जाते हैं, देखते हैं 9B में क्या रखा गया है, तो सहकारिता समिति को रखा गया। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 9A और 9B ये तीनों पोर्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं पेपरों में। तो ये तीनों चीजें और ये तीनों चीजें नागरिकता, मौलिक अधिकार और नीति निषेधक और मौलिक कर्तव्य, ये 4 टॉपिक और ये 3 ये आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं पेपरों में। तो इसलिए ये चारों क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं भाग 10 में क्या है कि एससी और एसटी को रखा गया है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों किस में रखा गया है, ये भाग 10 में रखा गया। एसटी और एससी दोनों ये आपको याद होनी चाहिए, भाग 10 में है। उसके बाद में देखिए अब आ जाते हैं, फिर से कहानी चलाते हैं और कहानी का लुत्फ उठाते हैं मजेदार तरीके से। अब देखिए भाग 11, 1 और 1 क्या होता है 11, जब 1 और 1 मिलता है तो एक ताकत बनती है 11। तो केंद्र और राज्य का संबंध जब मिला तो हम लोगों को क्या मिली, एक ताकत मिली दोस्तों। क्या मिली, एक ताकत मिली। भाग 11 में केंद्र और राज्य जब एक हुए तो 1 और 1 कितने हुए, 11 हुए। एक संबंध बनाया राज्य और केंद्र का जो बहुत मजबूत हो गया, 1 और 1 11 के तौर पर। अब देखते हैं भाग 12। अब जब देखिए जब राज्य और केंद्र एक साथ हो जाएंगे दोस्तों तो पैसे की तो कमी रहेगी नहीं। राज्य और केंद्र का संबंध 1 और 1 11 हो गए तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों। तो वो भाग 12 में क्या है, वित्तीय संबंध को रखा गया है। अब पैसे की कोई दिक्कत हमारे साथ में नहीं होगी क्योंकि 1 और 1 11 हो चुके हैं। अब भाग 12 में क्या है, वित्तीय संबंध दोनों एक हो तो पैसे की झड़ लग गई। अब जो देखिए जब हमारे पास पैसा होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, व्यापार, क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो भाग 13 में जब हमारे पास पैसा हो गया तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य में क्या करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। तो राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। अब क्या किया, संबंध अच्छे हो गए, उसके हमने पैसा आ गया, उसके बाद में हम लोगों ने व्यापार कर लिया। अब देखते हैं भाग 14 में क्या। अब जब हम लोगों का क्या होता है कि व्यापार नहीं चला, ऐसा होता है नहीं कि कभी कभी हम लोग व्यापार करते हैं और व्यापार नहीं चल पाता है तो फिर दूसरी चीजें करने में मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कोई व्यापार स्टार्ट किया, जो व्यापार हमारा चल नहीं सका तो हम लोगों ने क्या किया कि अब चलते हैं कोचिंग। कहाँ चलते हैं, कोचिंग चलते हैं। और कोचिंग में क्या करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। व्यापार नहीं चला तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब करेंगे सिविल सर्विस की तैयारी। तो वही है भाग 14 में क्या है, सिविल सर्विस की तैयारी है। व्यापार नहीं चला तो कोई बात नहीं है, भाग 14 में गए और क्या करेंगे, सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे भाग 14 में। अब देखिए सिविल सर्विस की तैयारी करते करते क्या होगी, उम्र आदि निकल गई और क्या हुआ, जॉब नहीं मिला। वैकेंसियां देख रहे हैं 5-5 सालों में हो रही है। 2018-19 से ग्रुप डी का पेपर नहीं हो रहा है, रेलवे एनटीपीसी का एक हो गया, दूसरा लटका हुआ है, ग्रुप डी का कोई डेट ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो भाग 14 वो सिविल सर्विस नहीं मिल पाता है। ऐसा क्या होता है कि जो सिविल सर्विस है भाग 14 में वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब नहीं मिल पाया तो वो भी कहते हैं हटाओ, अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब चलेंगे यहाँ से इलाहाबाद से कहा गांव पर और क्या करेंगे प्रधानी का लड़ेंगे चुनाव। तो ये किसमें है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अब हम लोग लड़ेंगे गांव में प्रधानी। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग को रखा गया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रधानी लड़ते हैं, भाग 15 के अंदर निर्वाचन आयोग के तहत लड़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है,
15 के बाद में 16। तो जो हम लोग लड़ते हैं प्रधानी, तो क्या करते हैं, एक विशेष वर्ग को हम लोग पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन किस वर्ग का है, कहां से कितने वोट प्राप्त होंगे। तो ये विशेष वर्ग के तौर पर हम लोग देखने शुरू कर देते हैं। तो ये फिर क्या है कि ये किसमें है, भाग 16 में रखा गया है विशेष वर्ग को। अब देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो एक परेशानियां और आती है, भाषाएं। किसी की भाषा कोई होती है, कोई किसी की भाषा बोलता है, कोई कोई भाषा बोलता है। तो क्या है कि जब विशेष वर्ग में रखने के बाद में आप क्या करते हैं, भाषाओं पर देखते हैं। तो भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा को रखी गई है। क्या रखा गया, राज्य भाषा को रखा गया। अब देखिए, जब राज्य भाषा हो जाता है तो देखिए चुनाव में क्या होता है, चुनाव में जब मार दंगे कहीं हो जाते हैं तो क्या लगाता है, आपात लगा दिया जाता है। तो आपात कब रखा गया है, भाग 18 में रखा गया है। किस में रखा गया है, 18 में रखा गया आपात। अब देखिए, आपात वगैरह खत्म हुआ तो क्या किया हम लोगों ने, राज्य और केंद्र को विशेष अधिकार दे दिया। जब कोई आपात लगता है जैसे, तो क्या करते हैं कि राज्य और केंद्र को एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि इसमें तुम अपने राज्य को चला सको। केंद्र अपने राज्य को देखता है, राज्य अपने राज्य को चला सकता है पूर्ण रूप से, तो उसको एक अधिकार दिया जाता है जब आपातकाल की स्थिति होती है। उसके बाद में क्या है कि अब आ जाता है भाग 20। भाग 20 में है क्या है, भाग 20 में है कि संविधान में संशोधन। भाग 20 में क्या है कि संविधान में संशोधन किया गया। और ये कहां से लिया गया, तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया दोस्तों, ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया भाग 20। तो आपके यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि 12, 13, 14, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष छूट वर्ग और 17 में राज्य भाषा, 18 में आपातकाल, 19 में राज्य और केंद्र को विशेष अधिकार और 20 में संविधान में संशोधन, जो कहां से लिया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद में आ जाते हैं भाग 21, अस्थायी संक्रमण को रखा गया है। और 22 में क्या रखा गया है कि संविधान में हिंदी का पाठ, जिसमें हम जो हिंदी का हमारा भाग है उसको रखा गया है। किसमें, भाग 22 में रखा गया है संविधान में हिंदी का पाठ। तो ऐसे ही ट्रिक, ऐसे ही कहानी के तौर पर आपको चीजें याद हो जानी चाहिए कि 11 कब हुआ, जब और केंद्र और राज्य मिले और उनके संबंध को रखा गया। तो 1 और 1 11 हो गए। जब ये 1 और 11 होते हैं तो जब केंद्र और राज्य मिल जाते हैं तो पैसे की कमी नहीं होती है दोस्तों। तो 12 में क्या है, तो 12 में पैसा है, मतलब क्या है, वित्तीय संबंध है। फिर जब पैसे की कमी नहीं होगी तो हम क्या करते हैं कि राज्यों में व्यापार करना शुरू करते हैं। तो भाग 13 में क्या है कि व्यापार। और जब व्यापार नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, अब चलते हैं इलाहाबाद और करते हैं सिविल सर्विस की तैयारी। तो भाग 14 में क्या है, सिविल सर्विस की तैयारी है। वहां भी नौकरियां नहीं आती हैं, नहीं हो पाता, तो कहते हैं चलो अब चलते हैं गांव और लड़ेंगे चुनाव। तो उसमें क्या है, निर्वाचन आयोग है भाग 15 में। और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो विशेष वर्ग को पहचानना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो भाग किसमें, 16 में विशेष वर्ग। 17 में क्या है, भाषाओं में दिक्कत होती है, तो उसमें क्या है, राजभाषा को रखा गया है भाग 17 में। उसके बाद में क्या है, भाग 18 में क्या है दोस्तों, तो भाग 18 में जो हम लोगों ने वो चीजें कर दी कि जब राजभाषा को रख दिया, तो भाग 18 में क्या कर दिया, जब भी कोई दंगा वगैरह हुआ तो क्या लगा दिए, आपातकाल लगा दी। और जब आपातकाल 18 में दोस्तों लग गया तो 19 में क्या किए कि केंद्र और राज्य को कोई विशेष छूट दी जाती है कि अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सके। तो ये किसमें, भाग 19 में है। भाग 20 में है कि क्या है कि संविधान में कोई चीजें संशोधित की जा सकती है। कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भाग 20। कि क्या है भाग 20 में, तो संविधान में संशोधन है। उसके बाद में भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण को रखा गया है। भाग 22 में क्या रखा गया है, हिंदी के पाठ को रखा गया है 22 भाग में। तो ये रही आपकी आज की शानदार क्लास, संविधान के 22 भाग। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको लल्लन टॉप लगी होगी, मस्त है, लाजवाब है, मजेदार है, याद करने का क्या गजब का तरीका है। 2 बार देखिएगा क्लास को, ऐसे ही क्लास घटी हुई आपको मिलेगी, आपके लफ्जों पे मिलेगी ये 22 भाग। कुछ नहीं करना है, केवल क्लास को 2 बार देखिएगा, एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी, दूसरी बार में आपको ऑटो पर नाचेगी ये 22 भाग। तो ऐसे ही चीजों को सीखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़िएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा। तो वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में।
तब तक इसको आप उंगलियों पे नचाते रहिएगा, बाई बाई को टनाटन टन। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं आपके लिए शानदार क्लास लाए हैं आपके लिए। आप कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको सीखना है। एक क्लास में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बच रहे हैं तो अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो लिखे हुए क्वेश्चन है वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान को समझते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कम बच्चों को याद होता है क्योंकि चीजें लंबी हैं, और कम ही बच्चे इस पे ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर हम छोड़कर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो आपको आता है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट होता है, वो कभी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, तो आप वहां फंस जाते हैं। तो इसलिए जब आप 100 को टारगेट करके जाते हैं तब आपका 80-85 होता है। तो मतलब कहने का यही है कि एक एक नंबर, 2-2 नंबर आपको जहां से मिल रहे हैं वहां से आपको चुरा लेने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आसान चीजें हैं, 2 से 4 मिनट में चीजें याद हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि सारी चीजों को पेपर से पहले आपको सारी चीजें रट लेनी है। तो आइए यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं भारत के, अपने देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो देखिए, पहला क्या है, पहला दिख रहा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन कहने का मतलब यही है कि जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अब इसको याद करने का देखिए, बटन और साउथ ये दोनों कहाँ मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे। तो जो बटर वगैरह हम लोग खाते हैं वो कहाँ खाएंगे, बर्फीली ठंडी जगहों पर खाएंगे, अंडमान निकोबार में खाएंगे साउथ बटर। तो ऐसे करके आपके लिए जो ठंडी चीजें होती हैं साउथ बटर, वो कहाँ खाएंगे, तो वो अच्छी जगह अंडमान निकोबार में घूमने जाएंगे, वहां खाएंगे बर्फीले चीजों को। उसके बाद में ऐसे ही चीजें से याद करने का तरीका है। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार। देखिए, ए से अंडमान, नी से निकोबार। तो महात्मा गांधी भी कहाँ घूमने गए होंगे अपने अच्छे दिनों में, तो गए थे अंडमान निकोबार में। ऐसे ही याद कर लीजिए, जैसे अंडमान निकोबार बहुत लोगों का घूमने का सपना होता है। तो गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, तो वो पहले कहाँ गए होंगे घूमने, वो गए होंगे अंडमान निकोबार में। तो ऐसी चीजों को लिंक करके याद करेंगे तो आपका जो याद करने का तरीका है वो लंबे समय तक टिकता है। जब भी आप सोचोगे कि महात्मा गांधी, तो आपको यही चीजें याद आ जाएंगी कि ये घूमने कहाँ गए थे, ये घूमने गए थे अंडमान निकोबार में। तो ये चीजें आपको लंबे समय तक टिकेंगी। लिंक करके चीजों को याद करने से चीजें लंबे समय तक टिकती हैं दोस्तों। तो यही है कि महात्मा गांधी कहाँ घूमने गए, तो घूमने गए थे अंडमान निकोबार में। तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में नाम दफा, क्या है, नाम में ही ये दफा है। क्या है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, ये है एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। एपी से क्या दर्शा रहा है, अरुणाचल प्रदेश को दर्शा रहा है। नाम दफा, नाम में ही क्या है, दफा है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, पटकई, जो पटकने का काम होता है वो कहाँ होता है, असम में होता है। जो भी कुश्ती वगैरह पटकने का काम जो भी होता है वो कहाँ होता है, असम में होता है। तो यही है कि देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान क्या कह रहा है। अगला कह रहा है काजीरंगा। ये आपका बहुत ही पुराना राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो हर एक बच्चों को याद होता है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। अब देखिए, एक ऐसा लिंक जो दोनों चीजें असम के बारे में दी हुई, देहिंग पटकई और काजीरंगा, और इसमें बहुत सारे आते हैं, राजा जी है, वो आगे मिलेगा आपको। लेकिन ये दोनों आपके सेम हो गए, एक ही राज्य के हो गए, असम के। उसके बाद में देखिए वाल्मीकि। वाल्मीकि तो नाम से ही याद आता है कि ये बिहार का रहा होगा वाल्मीकि। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें जरूर याद करके रखनी है। तो ये क्या है, वाल्मीकि, वाल्मीकि है बिहार का। कहाँ का है, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। अब अगला देखते हैं। देखिए, वाल्मीकि जब भी नाम सुनेंगे, देखिए पुराने जमाने में जितने भी ज्यादातर मुस्लिम, मतलब
जो सन्यासी होते थे, मुनि होते थे, वो हम लोगों को याद करना है कहाँ मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे। तो वही वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम जानते हैं हिंदी में, तो वो कहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो बिहार में मिलते हैं। तो ये लिंक करने का तरीका हो गया। अब देखते हैं क्या है गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिरोगे तो कहाँ जाओगे, गुजरात में जाओगे। गिरोगे तो कहाँ जाओगे चरण लेने, तो पीएम मोदी के पास जाओगे। जब भी तुम लड़खड़ाओगे तो कहाँ जाओगे, पीएम मोदी के पास जाओगे। तो वही है, जब गिरोगे तो कहाँ जाओगे, गुजरात में जाकर गिरोगे। तो इसलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ऐसे चीजों को लिंक करते हुए याद करना है आपको। उसके बाद में देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर एक शहर भी है, आप लोगों को पता है कि प्रतापगढ़ से पहले पड़ता है सुल्तानपुर, उसके पहले पड़ता है, उसके पहले फैजाबाद, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। तो ये बीच वाला जो राज्य है, जो हमारा सिटी है, राज्य नहीं सिटी है, तो वो कहाँ पड़ता है, वो हरियाणा में पड़ता है। अब हरियाणा किस चीज के लिए फेमस है, दूध घाट की नगरी कहते हैं हम लोग हरियाणा। यहाँ खेल के बहुत सारे, यहाँ से निकलकर बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 किलो का जो भाला फेंका और जाकर कितना दूर गया, 87.58 मीटर का। उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था 7 अगस्त के दिन। और 7 अगस्त के दिन ही क्या मनाया गया, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। तो यही है कि हरियाणा से सर्वाधिक खेल के बच्चे निकलते हैं। तो अब देखिए लिंक करने का, हरियाणा और खेल के बच्चे यहाँ से निकलेंगे, मतलब जो सुल्तान होगा वही तो निकलेगा। जो वीर होंगे, सुल्तान जैसे होंगे, वो निकलते हैं हरियाणा से खिलाड़ी सुल्तान बनकर। तो वही है याद करने का तरीका कि सुल्तान बनकर कहाँ से निकलेंगे बच्चे, तो वो हरियाणा से निकलेंगे। और सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान खेल से ज्यादा प्रचलित होते हैं हरियाणा के बच्चे, सुल्तान होते हैं, उनमें जान होती है। तो वही लिंक करके ये चीजें याद हो गई। अब देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, एक ऐसी जगह पिन घाटी जहां घूमने का लोग बहुत एंजॉय करते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। तो वहां क्या होती है कि कपड़ों को लेकर जाना होता है जो सारे तरफ से पिन को लगाया गया हो, मतलब सारे तरफ से ढके गए हों। एक एक जगह कहीं भी थोड़ा भी है तो पिन लगा लो जिससे ठंड ना लगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फीली जगह होती है, तो इसलिए ये चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ये तो पुराना है, ये तो सबको याद ही होगा कि दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आ जाते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आपको और देखते हैं अगला नाम आपके लिए क्या होगा। वो इससे पहले मैं आपको 10 सेकंड में वो 5 चीजें और ट्रिक के माध्यम से याद कराने से पहले एक बार मैं फिर से आपको ये चीजें रिवाइज करा देता हूँ। देखिए साउथ बटन सबसे अच्छा बटर जो हम लोग लगाकर खाते हैं वो कहाँ मिलेगा, अंडमान में चलेंगे वहीं पर खाएंगे। उसके बाद में क्या है, अगला है महात्मा गांधी सबसे पहले घूमने कहाँ गए थे दोस्तों, वो गए थे अंडमान निकोबार में, वहां करके सैर करके आए थे। अब हम लोग को सिलेक्शन के बाद बच्चों को जाना है वहां पे। अब देखिए क्या है, नाम दफा, जिसके नाम में दफा है वो कहाँ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, देहिंग पटकई, जो पटकेगा सबसे ज्यादा वो कहाँ पाया जाएगा, असम में पाया जाएगा। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ स्थित है, ये तो पुराना नाम है, ये तो याद ही होगा बच्चों को कि असम में स्थित है। वाल्मीकि एक ऐसा नाम जो ज्यादातर मुनि आपको कहाँ मिलेंगे, तो बिहार में मिलेंगे, वाल्मीकि बिहार। उसके बाद में क्या है, अगला क्या, गिर, जब भी कोई गिरेगा तो कहाँ जाएगा, किसकी नगरी जाएगा, नरेंद्र मोदी की नगरी जाएगा गुजरात में। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद में देखें क्या है, सुल्तान दूध घाट की नगरी हरियाणा, एक ऐसा शहर जहां से खेल के से ज्यादा बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा। तो वो एक खुद में एक सुल्तान की भूमिका अदा करते हैं, एक जोश और एक जुनून के साथ में आते हैं। तो वो सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में देखिए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखिए दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आ जाते हैं अगला, देखते हैं क्या चीजें दी हुई है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अब देखते हैं अगला, ये तो बहुत पुरानी हो गई हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। उसके बाद देखें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल,
मतलब होल कहाँ होगा, जहाँ कर्नाटक होगा, जहाँ काट काट कर आप लोग होल बना देते हो, तो वही है नागर होल। काट काट कर मतलब कर्नाटक, काट काट कर्नाटक, करा करा कर, काट काट कर आप लोग होल बना दोगे, तो वही कहलाएगा नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ऐसे चीजें याद करने में बड़ा मजा आता है। फिर साइलेंट वैली, एक ऐसा शहर जहाँ बाढ़ बहुत आते हैं, लोग शांत स्वभाव के होते हैं, साइलेंट होते हैं। बाढ़ आती है तो कैसे होते हैं, सुसुप्त से होते हैं, डरे से होते हैं, एकदम शांत होते हैं। तो वही है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? केरल में स्थित है मेरे दोस्तों। ये एक गजब की ट्रिक है। जब भी देखे साइलेंट आप कब होगे, जब डरे हुए होगे, थोड़ी सी बाढ़ वगैरह आती है केरल में ज्यादा, तो इसलिए इसे याद करने का तरीका, जब भी साइलेंट सुनोगे ऐसे, तो आपको केरल याद आना चाहिए। उसके बाद में देखिए कान्हा मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको आगे मिलेंगे, जैसे कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया। ये सारी चीजें आपको तीन चार, जो पेंच, पन्ना और माधवगढ़ और कान्हा, ये चार क्वेश्चन आपको कहां से पूछाते हैं? मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। तो आगे आपको अगली क्लास में सारी चीजें मिल जाएंगी कि पन्ना, कान्हा, ये सब सारी चीजें मध्य प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। तो ये आपकी रही आज के भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, समथिंग समथिंग 15 क्वेश्चन थे। मतलब 15 आपके राष्ट्रीय उद्यान से आपके लिए काफी है। 10 से 15 मिनट, 5 से 7 मिनट आपको ये चीजें याद करने में लगेगी, और आगे मजा भी आएगा कि कम मिनट में आपको 15-17 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आगे आपको मिल जाएंगे जो भी यहाँ छूट रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, उसको आपको फिर से रिवाइज के तौर पर मिल जाएंगे। चीजों को पढ़ते रहिए, आप बेहतर होते रहिए, क्योंकि आपको ऐसा करना है कि सिलेक्शन को पाना है। मैंने कहा था कि आपको अगली होनी कम बनानी है जब आप सिलेक्शन ले लोगे। तो इस समय वैकेंसी आ रही है, पीपी आ रही है। पेट के जो बच्चे पास हो गए हैं, वो पेट 19 जून से उनका मेंस चालू हो जाएगा, वो देंगे। और एनटीपीसी की परीक्षा भी हुई है, टियर 2 की हुई है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, वैकेंसी आती रहेंगी, लेकिन आपको तैयार रहना है, वरना क्या होगा, वैकेंसी आती रहेगी दोस्तों, जाती रहेगी। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, प्रतिदिन आप लोग मेहनत करते रहिए, जिससे आपको सफलता निश्चित मिल सके। तो हम आपको फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।